Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is, do the best you can until you know better. Then when you know better, do your better to achieve success and be successful in life. So today's lecture is from chapter 3rd, class 11th, classification of elements and periodicity in periodic properties. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में. It is the energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated neutral gaseous atom. मतलब एक एटम में जो गैसियस फॉर्म में एटम है, जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी और फॉर्मेशन होगी एक एनाइन की. और ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो हमारे पास कैटाइन आता है और जब हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तब हमारे पास एनाइन आता है. और आपको मैं एक और ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होती है कैटाइन और एनाइन में, तो रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मीन्स कट करना एक इलेक्ट्रॉन को, तो कट भी सी से आता है और कैटाइन भी सी से आता है. और इससे आपको याद रहेगा कि कैटाइन में रिमूवल करनी है और एडिशन के टाइम पे हम ऐड वर्ड याद रखेंगे. तो ऐड से मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो वो ऐड से ए बनता है एनाइन. तो इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हो. मैं हर पॉसिबल ट्रिक आपको इसलिए बताती हूँ सो दैट आपको वर्ड्स को याद रखने में प्रॉब्लम ना हो. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. अब मैं बात करूंगी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में. जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी, उसमें सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी. इस टॉपिक में सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी एक एटम में, जो स्टेप बाय स्टेप होगी और वो एटम न्यूट्रल गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए. और ये कभी भी साइमल्टेनियस नहीं हो सकती. जिस तरह से रिमूवल दो इलेक्ट्रॉन की एक साथ नहीं होगी, उसी तरह से एडिशन भी दो इलेक्ट्रॉन्स की एक साथ नहीं हो सकती. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और चार्ज 2 नेगेटिव हो जाएगा. अगर आप डायरेक्ट ये लिखोगे तो ये गलत वे है लिखने का. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है कि एटॉमिक साइज. अगर एटॉमिक साइज बड़ा है, एटम का साइज ज्यादा है, तो आप इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर पाओगे, उसको रिपल्शन कम होगी. तो सेकंड फैक्टर है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. अगर कोई एटम जिसकी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था सिमेट्री के बारे में, हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है. उस टाइम पे हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है. सो इन केस ऑफ नोबल गैसेस जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव होती है. तो अब इसी चीज को मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ. हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. बट अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो एनर्जी एटम रिलीज करेगा. सिर्फ एक केस में एनर्जी पॉजिटिव आएगी, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम में. तो ये डिफरेंस याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी का. आपको कोई भी पूछ सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों में डिफरेंस यही आएगा. एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टाइम पे हमारे पास फॉर्मेशंस ऑफ एनाइन होती है. उसके अलावा अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम पे हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास नेगेटिव होती है. सिर्फ उस केस में पॉजिटिव होगी जब हम बात करेंगे नोबल गैसेस की या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की. तो मूविंग टू नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं. इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही होती है. तो आर्गन, क्लोरीन और ऑक्सीजन में से आपको देखना, तो पहले आप इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखोगे और फिर आप बताओगे क्योंकि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल होगी, तो इसीलिए इसकी एफिनिटी हाई है. बट अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन के पास कंप्लीटली फील्ड है, इसकी एफिनिटी 0 होगी. और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा है,
तो हम लोग अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड आएगा, सबसे ज्यादा अफिनिटी क्लोरीन की होगी, उसके बाद होगी ऑक्सीजन की और 0 होगी आर्गन की। क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट के बारे में पूछा तो हाईएस्ट होगी क्लोरीन की, लोएस्ट होगी आर्गन की और इन बिटवीन होगी क्लोरीन और आर्गन के ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताई। ये लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ये प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है किसी एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं HCl मॉलिक्यूल की, तो इसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। बट अगर हम सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है मॉलिक्यूल में, तो दोनों हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेंटर में रहते हैं। बट क्योंकि क्लोरीन जो है वो रिच है, तो इसीलिए शेयर्ड पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहता है और हाइड्रोजन की तरफ कम होता है। अगर हम HCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये चीज होगी, ये क्लोरीन एटम और ये हाइड्रोजन है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कुछ उसी तरह का सिस्टम है जैसे अगर हम बात करें कोई दो फ्रेंड्स हैं, उनमें से अगर कोई एक ज्यादा रिच है तो जो थोड़ा उससे कम रिच है वो हमेशा जो ज्यादा रिच फ्रेंड है उसकी बात मानेगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी पावर ज्यादा होगी, सभी उसकी बात ही मानेंगे क्योंकि वो ज्यादा रिच है, वो सबकी हेल्प कर सकता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो उसको क्लोरीन की बात माननी पड़ती है, और क्लोरीन का ये बात होती है, क्लोरीन क्या कोई भी एटम ऐसा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो यही है प्रॉपर्टी, टेंडेंसी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। हाइड्रोजन के केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इसीलिए शेयर्ड पेयर सेंटर में रहेगा। HCl के केस में क्लोरीन की ज्यादा होगी। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, जिसके ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की कम होगी। और यही चीज यहाँ पे हो रही है, दो हाइड्रोजन कंबाइन होके H2 बनाते हैं और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन कंबाइन होके HCl फॉर्मेशन करते हैं। ये है ट्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, हैलोजेंस पे मैक्सिमम होती है और फिर डिक्रीज मतलब 0 हो जाती है, और डाउनवर्ड आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ द नोबल गैसेस हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस ग्रुप की होती है और क्यों होती है? नोबल गैसेस टैल्कोजेंस, हैलोजेंस एंड बोरोन फैमिली। तो आंसर आएगा हैलोजेंस, क्योंकि इनमें NH2NP5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस बना लेंगे, जिसके कारण इनकी एफिनिटी बहुत हाई होती है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने जितना अभी तक ये चैप्टर सारा पढ़ा है, आपके पास सारे लिंक है चैप्टर के, सारी वीडियोस अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। ऊपर अभी भी आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, उसको ओपन करो, सारे लेक्चर्स देखो, जो भी प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉपर्टी कवर करो, और ये जो आपके पास क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और जहां आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप लोग अपनी प्रॉब्लम मेंशन करो। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर हियर, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आप लोग ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करना, हो सकता है आपको 2-3 दिन लगे इन क्वेश्चंस को करने में, बट क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, जो चीजें नहीं पता लगी हैं, प्रॉपर्टीज नहीं पता लगी, उनको एक बार फिर से स्टडी करो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग, शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। See you in the next lecture with the new chapter. Till then, bye bye and keep learning.